हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। रियल एक्सीलेंस के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम पढ़े, नियमित परावर्तन पढ़ा, अनियमित परावर्तन पढ़ा। और जो बच्चे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उनसे अनुरोध है कि पिछला वीडियो देख लें, फिर इस वीडियो पे आएँ, और ताकि जो इसमें की जानकारियां हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो ये है कि प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता आखिर है क्या। हम लोग का जो टॉपिक है ये है कि प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। तो सबसे पहला कार्य हमारा ये रहेगा कि हम लोग समझें कि आखिर ये उत्क्रमणीयता का अर्थ क्या है, ये उत्क्रमणीयता का मतलब क्या है, आखिर ये बोल क्या रहा है, उत्क्रमणीयता का मतलब क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उत्क्रमणीयता का मतलब होता क्या है। उत्क्रमणीयता का मतलब ये होता है कोई भी घटना जिस मार्ग द्वारा घटित हो जाती है उसी घटना को उसी मार्ग द्वारा वापस लाना उत्क्रमणीयता कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक नॉर्मल तौर पे समझाना चाहूँगा कि हम लोग बर्फ़ को पिघलाते हैं, बर्फ़ को गर्म करते हैं तो ये जल में कन्वर्ट हो जाता है, और जल को अगर हम लोग ठंडा कर दें वो फिर बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात हम बर्फ़ को जल में कन्वर्ट कर सकते हैं और जल को बर्फ़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक घटना से दूसरे में जा रहे हैं, दूसरे से फिर हम लोग पहले में आ जा रहे हैं। यही क्रिया कहलाती है उत्क्रमणीयता। इसी क्रिया को बोलते हैं उत्क्रमणीयता। अब ये घटना पाई जाती है प्रकाश में। कैसे, वो देखते हैं हम लोग। और ख़ास तौर से हम लोग पढ़ रहे हैं परावर्तन, तो ये घटना हम लोग परावर्तन में देखेंगे। तो परावर्तन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक समतल दर्पण बना लेते हैं। अभी समतल दर्पण आगे आपको बताऊंगा। ये हमने एक समतल पृष्ठ लिया, एक पृष्ठ को हमने कलई कर दिया, दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दिया। ये परावर्तक पृष्ठ। अब क्या हो रहा है कि कोई प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर आके टकरा रही है। इसका नाम हम लोग देते थे आपतित किरण। आपको याद होगा, पीछे कल वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया है आपको। ये आपतित किरण हो गई, और इससे टकराकर वापस जाने वाली प्रकाश किरण का नाम होता था परावर्तित प्रकाश किरण या परावर्तित किरण। ये सारी चीज़ें आपको कल बताई जा चुकी है। अगर हम एक कार्य करें, अच्छा पहले ये भी देख लें आप लोग कि ये जो बिंदु था, इस बिंदु का नाम था आपतन बिंदु। क्या था? आपतन बिंदु। अगर हम लोग इसी आपतन बिंदु पर लंब खींच दें ये, तो इसे हम लोग बोले थे अभिलंब है ये। अगर एक कार्य किया जाए कि ये जो परावर्तित किरण है इसी के, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये परावर्तित किरण, अगर हम लोग इस परावर्तित किरण के ये सामने कोई समतल दर्पण रख दे, वो भी जो समतल दर्पण हो वो परावर्तित किरण के साथ 90 अंश का कोण बनाए। किसी कोण पर नहीं रखना है, हमेशा याद रखिएगा, ये 90 डिग्री के कोण पर रखना है। अब जब 90 डिग्री के कोण पे इस समतल दर्पण को यहाँ पे रख देंगे तो क्या होगा, ये प्रकाश किरण अभी जो जा रहा था फिर यहाँ से टकराएगा, परावर्तित होकर इसी मार्ग में ये वापस लौट जाएगा। ये देखिए वापस लौट गया, और सेम जैसे आया था वैसे ही गया। ये देखिए आया ऐसे था और उसी में बस जस्ट उल्टा चला गया। ये
थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं गया, मतलब ना तो टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी नहीं हुआ, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से ये देखो फिर चला गया। और ये क्वालिटी पाई जाती है प्रकाश में, तो ये कहलाता है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, कि जिस मार्ग से आया फिर उसी मार्ग से वापस लौट जाना, ये क्वालिटी पाई जाती है प्रकाश में। और इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। अगर ध्यान दें आप लोग, तो ये जो अभी परावर्तित किरण थी, जो अभी यहाँ पे जा रही थी, अब वो नीचे आने लगी यहाँ से, तो मतलब ये जो परावर्तित किरण है अब वो कन्वर्ट हो गई किसमें, आपतित किरण में। किसमें बदल गई, आपतित किरण में। कि भाई अब ये प्रकाश किरण यहाँ गई टकराई, अब ये किरण परावर्तित नहीं रही, अब आपतित बन गई, क्योंकि ये अब आके गिर रही है और ये अब टकरा के फिर वापस जा रही है, अर्थात जो पहले आपतित थी अब वो कन्वर्ट हो गई किसमें, परावर्तित किरण में। अब वो कन्वर्ट हो गई भाई परावर्तित किरण। अब बाकी आपको तो पता है, यहाँ पे आपतन कोण है, यहाँ पे अपवर्तन कोण, पीछे के वीडियो में आपको पढ़ाया मैंने। तो ये घटना है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता में। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, आगे देखते हैं। आगे का हम लोग का जो टॉपिक है वो है प्रतिबिंब, कि प्रतिबिंब क्या है। चलिए देख लेते हैं। तो प्रतिबिंब, इमेज, इसको इंग्लिश में इमेज कहते हैं। देखिए ये जो टॉपिक है थोड़ा सा अगर आगे पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है, परंतु आ गया है तो हम बताएंगे इसको आपको कि आखिर प्रतिबिंब क्या है। बहुत सिंपल सी बात है कि दो घटनाएं हों, एक परावर्तन हो या फिर अपवर्तन हो। क्या, परावर्तन या फिर अपवर्तन। अपवर्तन तो अभी पढ़ा नहीं होगा, परावर्तन तो पढ़ लिया। तो परावर्तन या फिर अपवर्तन की घटना में ये चीज नहीं पढ़ा है तो टेंशन नहीं लेना है भाई, आगे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बस आपको केवल ध्यान पूर्वक धैर्य पूर्वक लगे रहना है। तो ये परावर्तन और अपवर्तन की घटना में क्या होता है कि वस्तु जो होती है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें। देखिए भाई, प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है, कम से कम 2 किरण। 2 से कम रहा भाई तो नहीं बनेगा, ये 100% फिक्स है। तो कम से कम कितनी किरणें चाहिए, 2। अब 2 किरणों में मैंने एक किरण ये ले लिया और एक किरण ये ले लिया। कोई भी चीज़ है, कोई भी दर्पण है, यहाँ पे कुछ भी है, ये टकराई ऐसे इधर उधर काट दी, तो जहाँ पे काटती है वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये लोग जरूर काटेंगे ही, हो सकता है ना काटें। तो लेकिन अभी वो सारी कहानियां मैं आपको आगे सब चीज बताऊंगा, आपको केवल अभी इतना जानना है क्या, कि प्रतिबिंब क्या होता है, कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात। लिख दे रहा हूं मैं कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही
को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसी बिंदु को ही हम लोग वस्तु का क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहते। अब इसमें देखिए दो चीजें आई, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये चीज ध्यान से देखिएगा, मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं चाहूंगा पहले आप डिफिनीशन लिख लें, फिर मैं बताऊं कि कैसे मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती। तो चलिए लिख लीजिए। लिख लिया है, चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। मान लीजिए कि दो किरणें हैं, ये इधर जा रही और एक किरण है ये ऐसे जा रही। मैं ऐसे बना देता हूँ, चलो ये बना दें, ऐसे जा रही है। अब आप ध्यान दीजिए तो ये लोग अब आगे बढ़ने पर देखिए इनके बीच का डिस्टेंस ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ जा रहा है। अब ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो अब ये बताएं आप कि अगर ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो क्या आगे कहीं काटेंगी? आगे तो भाई काट नहीं सकता, काटेंगी कहाँ पे? पीछे बढ़ाने पे काटेंगी। इनको हम लोग पीछे ऐसे बढ़ाना पड़ता है, ये जा नहीं रही हैं, हम लोग अपने से बढ़ा रहे हैं, जिसे हम लोग डैश डैश करके बढ़ाते हैं। तो ये वास्तविक रूप से नहीं काट रही हैं, ये हमें प्रतीत हो रही है कि अगर हम सामने से देखेंगे हमको ये फील होगा कि ये किरणें यहाँ से आ रही हैं, परंतु ये वास्तविकता नहीं है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कि ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। या ऐसे भी हो सकता है, या फिर यहाँ से हम बोल सकते हैं आती हुई प्रतीत हो रही है। हम इधर से खड़े होकर देख रहे हैं, लग रहा है कि मेरी तरफ आ रही है, तो वहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन वास्तव में यहाँ से नहीं आ रही है। आ रही बात समझ में? चलो अब ये ऐसे भी हो सकता है, कैसे? ये इधर जा रहा है और ये इधर, देखो दोनों अब वास्तव में काट दी यहाँ पे। अब ये वास्तविक रूप से काट रही है। इसके पहले जो काटा था वो काल्पनिक रूप से काटा था, अभी जो काट दिया ये वास्तविक रूप से काट रहा। अब तो बात ये आती है कि जो ये किरणें होती हैं, प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो किरणें होनी चाहिए, और प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो किरणें होनी चाहिए। और एक चीज ये कि अगर किरणें एक्चुअल में नहीं काट रही हैं, बढ़ाने पर काट रही हैं, तो वहां पे बना प्रतिबिंब, अर्थात ये डैश डैश करके अगर लाइन से एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहाँ पर बना प्रतिबिंब, वह प्रतिबिंब कहलाता है आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। और ये ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है कि एक डैश डैश हो और दूसरी डायरेक्टली ये एक वास्तव में जाए, एक को बढ़ाने पे काटे। यहाँ भी जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? आभासी ही बनेगा। अगर ये डायरेक्टली काट दे रही है जाके ये, तब यहाँ पर बना प्रतिबिंब बेटा ये वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और ये जो आभासी प्रतिबिंब होता है, इसको हम लोग पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इसे हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा, कब आभासी बनेगा। आगे आपको ये डैश डैश और ये डायरेक्टली क्रॉस लाइंस आपको दिखने वाली हैं। आगे आपको बहुत सारी जानकारियाँ इसके विषय में दी जाएंगी। तो चलिए आप इसे नोट कर लें और फिर आगे का टॉपिक देखते हैं।
चलिए नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। तो प्रतिबिंब भाई दो प्रकार से बनेगा, एक वास्तविक और एक आभासी। और प्रतिबिंब के लिए कम से कम 2 किरणें चाहिए, आपको बता ही दिया है। ठीक, चलो तो नोट कर लिया है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद है भाई समतल दर्पण। पहली चीज तो दर्पण है, और मेरे ख्याल से ये टॉपिक तो अगले लेसन के लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। तो मैं ये टॉपिक अगले लेसन में ही, जो कि अरिहंत में एक नया लेसन डिवाइड करके दिया है, तो मैं उसमें ही स्टार्ट करूँगा, और वो टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा दर्पण में। लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूँ कि आखिर ये दर्पण क्या है। आपको ये मैं थोड़ा सा बताऊँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। दर्पण को अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। अगर आप लोगों ने दर्पण घर में आप जिसमें अपना चेहरा देखते हैं सुबह बाल झाड़ने के लिए, मेरे पास तो है नहीं, आप लोग के पास होगा, तो भाई बाल झाड़ने के लिए शीशा का यूज करते हैं आप लोग। तो वो शीशा नहीं होता, वो दर्पण होता है। क्या होता है बेटा? दर्पण। दर्पण को और एक नाम से जानते हैं हम लोग, आईना भी कह सकते हैं। ठीक है, दर्पण को और क्या नाम कर दे सकते हैं? आईना। और याद रखिएगा, शीशा क्या होता है? शीशा मतलब जिसके आर पार आप देख सको। क्या दर्पण के आसपास देख सकते हो? घर में जो रखा है जिसमें चेहरा देखते हो, आर पार देख सकते हो? नहीं देखते, वो दर्पण नहीं, वो बेटा आईना है। ठीक है, तो ये होता क्या है कि जब एक, देखो मैं बता रहा हूँ, कोई भी पारदर्शी माध्यम लो, उसके एक पृष्ठ को कलई कर दो। देखो बेटा, कोई भी सरफेस होता है, उसके कोई भी पृष्ठ होगा, कोई भी आपके पास माध्यम होगा, उसकी 2 सतह होंगी। जैसे मैं बात करूं, मेरे पास ये डस्टर है, इसकी 2 सतह, एक इधर की और एक इधर की, ये बीच की मोटाई हो गई, होता है ना 2। तो ऐसा इसका भी, मान लो एक पारदर्शी माध्यम है, इसकी 2 सतह, एक इधर वाली और एक इधर वाली, इधर साइड का। एक सतह को बेटा हम कलई कर देंगे, ये रेड ऑक्साइड लाल ऑक्साइड से कलई कर दिया। किससे कर दिया भाई? लाल ऑक्साइड से कर दिया। ठीक है, अब इसको मैंने कलई कर दिया। अब जब कलई कर दिया तो और दूसरे पृष्ठ को कैसा बना देंगे बेटा? परावर्तक पृष्ठ। इसको हम लोग परावर्तक पृष्ठ बना देंगे। तो ये प्राप्त दर्पण, ये जो प्राप्त निकाय है, इसे दर्पण बोलते हैं। हाँ, कि यदि मेरे पास कोई पारदर्शी माध्यम हो, उसके एक पृष्ठ को कलई कर दें और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दें, तो प्राप्त निकाय, ये जो निकाय मिला हमें, उसे हम लोग बोलेंगे बेटा दर्पण। क्या बोलेंगे? दर्पण। और ये दर्पण 2 प्रकार का होता है बेटा। ये ऐसा भी हो सकता है और गोलीय भी हो सकता है, ऐसे कि इसके 2 पृष्ठ, ये देखो, एक इधर और एक अंदर। देखो बेटा, इसे नाग मत समझ लेना, एक इधर का, एक ये इधर का, एक अंदर का और एक बाहर का, 2 सतह होती है। ये देखो, एक बाहर का एक अंदर का। ये ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है। देखो, इधर मैंने कलई कर दिया, ये ऐसे कर देता हूँ मैं, ये अंदर कर दिया ये। तो ये समतल भी हो सकता है पारदर्शी माध्यम, और कैसा हो सकता है? गोलीय भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो निकाय है, ये सब क्या कहलाता है? दर्पण। बेटा दर्पण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है समतल और एक होता है गोलीय। कौन सा? एक होगा समतल दर्पण और दूसरा होगा गोलीय दर्पण। समतल को बोलते हैं अंग्रेजी में प्लेन मिरर, और गोलीय को बोलते हैं अंग्रेजी में स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ये। ठीक, तो इसी के साथ ये अध्याय मैं करूँगा ख़त्म, क्योंकि इसका जो अगला टॉपिक है वो मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कृपया करके जो है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाइए जो बच्चे कोचिंग को प्रीफर नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास कोचिंग के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो वो इस वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं और आप भी पढ़ाई करते रहें।
ऑल द वेरी बेस्ट।